Hello everyone. So as you all know, we are discussing about the population interaction since last 3 lectures, right? In which we had already covered about the 2 subtopics of that interaction, which was mutualism, जिसमें हमने बात की थी कि किस तरह से स्पीसीज है वो एक दूसरे के साथ मिलके यानी जिसमें दोनों को फायदा हो रहा हो उस तरह से इंटरेक्शंस करते हैं. ठीक है. सेकंड वी हैड कवर्ड कंपटीशन, तो जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि किस तरह से दो स्पीसीज के बीच में रिगार्डिंग डिफरेंट सोर्सेस कंपटीशन होता है, राइट? जिसमें एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है. आइदर वी कैन से दोनों को नुकसान होता है इन सम और अदर वे, राइट? So now in today's lecture we are going to cover the third subtopic of the population interaction, which is predation. ठीक है. So इसमें प्रीडेशन में क्या होगा, जो जैसे कि आप लोगों को पता ही है प्रीडेशन से कि एक जो होता है वो शिकारी होता है और दूसरा उसका होता है शिकार. तो यानी जैसे कि आपको पता ही है कि कोई एक स्पीसीज है जो कि शिकारी है तो वो दूसरी स्पीसीज को मार डालेगी फॉर एज ए पर्पज ऑफ देयर सोर्स, फूड सोर्स, राइट? तो दूसरी स्पीसीज है वो तो उसकी तो डेथ हो जाएगी, है ना? तो दैट इज वाई हियर वी डिड दिस काइंड ऑफ साइंस प्लस एंड माइनस. तो इसका मतलब है एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है. नुकसान किसे हो रहा है? यानी जिसकी डेथ हो रही है, जिसका एज ए फूड यूज किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसने तो अपनी जान है वो गवा दी. तो दैट इज वाई एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को फायदा हो रहा है. किस तरह से? तो उसको अपना फूड मिल रहा है ना? सो दैट इज कॉल्ड प्रीडेशन. So now let's discuss the theory. Predation controls population. So as we all know कि अब मान लो अगर ये predation वगैरह, जैसे कि नेचुरल डेथ तो होती है बाय द एजिंग, बट अगर ये predation वगैरह फिर नेचुरल डिजास्टर है, predation है, ये सब चीजें नहीं होती तो पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है ना. सो predation controls the population. If it is not possible, or we can say if predation not take place at any place on the earth, then what will happen? जो भी दूसरी स्पीसीज है वो ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्पिटिशन विल इंक्रीज एंड अल्टीमेटली एवरी काइंड ऑफ स्पीसीज विल डाई और वी कैन से एक्सटिंक्ट, राइट? तो ये ना हो उसके लिए प्रीडेशन भी जरूरी है ताकि अमाउंट है जो भी इंडिविजुअल्स का वो सीमित दायरे में ही रहे. ठीक है. सो द एग्जाम्पल इज ऑल एनिमल्स एंड insectivorous plants are predatory. So here in this case predation we are going to cover like not only the carnivorous but herbivorous also, क्योंकि जैसे कि herbivorous animals हैं यानी जो कि plant eaters है तो वो plant को एज ए फूड यूज कर रहे हैं. तो plant also one kind of living being है ना, plant भी जिंदा ही है हम कह सकते हैं. So they are also kind of predators we can say, कि वो भले ही वो प्लांट को यूज कर रहे हैं एज ए फूड बट प्लांट भी तो अल्टीमेटली एक लाइव सोर्स ही है. सेम वे जैसे कि कार्निवोरस है तो वो दूसरे एनिमल्स को एज ए फूड यूज करते हैं तो वो भी एक तरह से प्रीडेशन ही कर रहे हैं, है ना. सो हियर इन द केस ऑफ प्रीडेशन वी विल कवर बोथ काइंड ऑफ एनिमल्स, हर्बीवोरस ऑल्सो एंड कार्निवोरस ऑल्सो, क्योंकि वो कोई ना कोई तरह से किसी ना किसी लाइव चीज को ही खाते हैं, भले ही वो प्लांट्स हो या तो एनिमल्स हो. So that is why we wrote here all animals and insectivorous plants are predatory. Now predation are of two types. They are herbivorous जैसे कि एग्जाम्पल है काउ, एंड कार्निवोरस जैसे कि एग्जाम्पल है टाइगर. तो जैसे कि मैंने आपको कहा इधर हम दोनों को कवर करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे, herbivorous एज वेल एज कार्निवोरस, यानी प्लांट ईटर एनिमल्स और एनिमल ईटर एनिमल्स, है ना. ओके. सो बिसाइड्स conducting energy transfer across the trophic levels, predators play other important roles. तो जैसे कि हमें पता ही है predators है वो क्या काम करते हैं, तो एक तो जो important काम होता है उनका वो है they transfer the energy from the different trophic levels. जैसे कि producers होते हैं सबसे पहले जिसे हम बोलते हैं plants, then after comes primary consumers यानी herbivores जो कि प्लांट को खाते हैं. तो यानी प्लांट की जो एनर्जी है वो अब हर्बीवोरस एनिमल्स में ट्रांसफर हो जाती है जैसे वो उस प्लांट को खाते हैं. देन कम्स द सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी एनिमल्स यानी कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, राइट? तो जो कि हर्बीवोरस को एनिमल्स को खाते हैं. तो यानी अब हर्बीवोरस में से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी कार्निवोरस में. तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स. किसकी वजह से?
प्रीडेटर्स की वजह से, यानी एक दूसरे को ये खाते हैं तभी तो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफर होती रहती है प्लांट में से। जैसे कि सबसे पहले प्लांट है वो सन में से एनर्जी है वो वहां पे सेट करते हैं, है ना। देन आफ्टर ये डिफरेंट एनिमल्स है एक दूसरे को खा के इस एनर्जी को पूरे वर्ल्ड में वी कैन से ट्रांसफर करते रहते हैं बाय द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। क्लियर। तो ये एक तो चीज है कि प्रीडेटर क्या करते हैं, तो एक तो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं अक्रॉस द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो क्या करते हैं, सो दे कीप प्रे पॉपुलेशंस अंडर कंट्रोल। तो जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि मान लो अगर ये प्रीडेशन ना होता तो जो प्रे पॉपुलेशन होती है, यानी जो ऐसे स्पीसीज जिसको ये प्रीडेटर्स खाते हैं एज ए फूड यूज करते हैं, तो उनकी तादाद है वो बहुत बढ़ जाती है ना। तो उसके नंबर्स कंट्रोल में रहे उसके लिए प्रीडेशन है वो बहुत जरूरी है। ओके, इफ predation doesn't take place, then prey species could achieve very high population densities and causes ecosystem instability. So as you all know, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि एक तरह की पॉपुलेशन है तो उनकी रिक्वायरमेंट भी सेम होगी, तो फिर रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगा एंड अल्टीमेटली दे ऑल विल डाई। तो ये ना हो उसके लिए प्रीडेशन जरूरी है। When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators. Now what does it mean? तो जैसे कि when certain exotic species are introduced, तो जैसे कि मान लो कोई जगह पे नई स्पीसीज है वो इंट्रोड्यूस हो रही, कहीं से आ रही, ठीक है, जो कि पहले नहीं थी वहां पे, अब कहीं बाहर से, भले ही चाहे सोर्स कोई भी हो, बट नई स्पीसीज है वो आ रही, ठीक है। सो दे बिकम इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट। तो जैसे ही कोई नई स्पीसीज बाहर से किसी नए जियोग्राफिकल एरिया में आती है तो उसका नंबर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है वेरी फास्ट, दे ग्रो वेरी फास्ट। अब ऐसा क्यों, वो जल्दी से फास्ट ग्रो क्यों करती है, बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रीडेटर्स। तो यानी नई जो जगह है, नई जो लैंड है, उसमें अभी उनको मारने वाले यानी प्रीडेटर्स है वो नहीं वहां पे आए हैं, क्योंकि ये स्पीसीज ही नहीं है, तो उसको खाने के लिए प्रीडेटर्स जो चाहिए वो तो अभी उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसी स्पीसीज आ गई है जिसको हम एज ए फूड यूज कर सकते हैं। तो शुरू में क्या होता है, जब भी कोई भी नई जगह पे कोई नई स्पीसीज आती है तो तभी नेचुरल प्रीडेटर्स उसके वहां पे नहीं होते हैं। देन आफ्टर लेटर ऑन धीरे धीरे फिर ऐसे एनिमल्स वगैरह को पता चलता है कि चलो यहाँ पे कोई ये नई स्पीसीज है, उसको एज ए फूड यूज कर सकते हैं, देन कम्स द मोर पॉपुलेशन टू ईट देम, बट शुरू में तो वहां पे नहीं होगी। तो इसका मतलब जब भी कोई नई जगह पे नई स्पीसीज आती है तो उसका स्टार्टिंग में ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि वहां पे उसको मारने के लिए अभी तक कोई प्रीडेटर्स नहीं आए हुए होते हैं। क्लियर, नेचुरल प्रीडेटर्स वहां पे नहीं होते, दैट इज वाई, जिसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो एग्जाम्पल है द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया in the early 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. इसका क्या मतलब है कि शुरू में ये कैक्टस, ऑस्ट्रेलिया का एक एग्जांपल है, कैक्टस जैसे ही 1920s के दायरे में इंट्रोड्यूस हुआ वहां पे, तो उसने हेवोक है वो स्प्रेड कर दिया। इतने रैपिडली वो कैक्टस वहां पे बढ़े कि पूरी लैंड को उसने कवर कर दिया। तो जैसे कि आपको पता है ये कैक्टस है वो थ्रॉन वाले होते हैं, राइट, तो दे कॉज द डिस्टर्बेंसेस ओवर देयर। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि अभी तक वहां पे जैसे ही वो नए इंट्रोड्यूस हुए थे कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में, तो तब उसके प्रीडेटर्स वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, तो यानी शुरू में उसको मारने वाला, उसको खाने वाला कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी तादाद है वो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि कम होने के चांसेस तो है नहीं। तो शुरू में वहां पे बहुत ही हेवोक हो गया था। फिर इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उसको खाने वाले प्रीडेटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया वहां, ताकि इस कैक्टस की तादाद है उसको कम किया जाए। सो फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, जो कि एक मोथ होता है जो कि इस कैक्टस को खाता है, फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्री।
फिर इस कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए वहां पे इस कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि वन टाइप ऑफ मोथ है। फिर उसने धीरे धीरे उस कैक्टस को खाना स्टार्ट किया, फिर उस मोथ की भी पॉपुलेशन वहां पे बढ़ती गई एंड आफ्टर ऑल अल्टीमेटली कैक्टस है वो, उसके नंबर्स है वो कंट्रोल में आए। बट शुरू में क्या था, उसने हैवॉक क्रिएट कर दिया, वहां पे ज्यादा अमाउंट में है वो बढ़ते ही गए। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लो प्रीडेटर ना हो, तो ये एक एग्जांपल से हम पता कर सकते हैं कि अगर प्रीडेटर्स ना हो तो जो उसकी प्रे स्पीसीज है वो बहुत ही ज्यादा नंबर में बढ़ जाएगी एंड अल्टीमेटली दे विल क्रिएट द डिस्टर्बेंसेस इन द एनवायरमेंट और वी कैन से द इकोसिस्टम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है बिकॉज ऑफ प्रीडेशन प्रोसेस ऑफ टाइगर डियर पॉपुलेशन इज अंडर कंट्रोल। तो सेम ये दूसरा भी एक एग्जांपल है जो कि वेरी कॉमन है, हमें पता ही है कि टाइगर मान लो अगर डियर को एज ए फूड यूज ना करे, उसका शिकार ना करे, देन डियर की पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ जाएगी, है ना। सो ऐसा नहीं होता है क्योंकि देयर आर ऑलवेज प्रीडेटर्स और उसकी वजह से प्रे पॉपुलेशन है वो अंडर कंट्रोल ही रहती है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल थे। नेक्स्ट बात करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स adopted in agriculture pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population। तो अभी जो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड से वो यूज की जाती है फार्म में, एग्रीकल्चरल फार्म में पेस्ट कंट्रोल के लिए, यानी पेस्ट को दूर भगाने के लिए, तो वो भी किस पे बेस्ड होती है, प्रीडेटर के रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन की बेस पे ही, थ्योरी के बेस पे ही होती है। यानी जैसे कि प्रीडेटर से वो अपने प्रे को शिकार करते हैं तो किस तरह से शिकार करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही ये पेस्ट कंट्रोल है वो किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई मोथ है जो कि कोई क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे, तो यानी मोथ किस तरह से उसको खाते हैं, उसको कौन सी चीज है वो प्लांट में पसंद है, कौन सा पार्ट है वो पसंद है एज ए फूड, उसको ध्यान में रखते हुए ही ये पेस्ट कंट्रोल बनाया जाता है ताकि उस मोथ को मार दिया जाए, यानी प्रीडेटर को मार दिया जाए और वो उस क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये जो भी बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स होती है एग्रीकल्चरल फील्ड में, वो भी इस प्रीडेटर एंड प्रे के जो थ्योरी है उसके बेसिस पे ही होती है कि उसको ही ध्यान में रखा जाता है कि कहाँ से शिकार है वो होता है, यानी किस तरह से इस क्रॉप को खाते हैं ये सारे इंसेक्ट है। क्लियर? प्रीडेटर्स ऑल्सो हेल्प in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species। दूसरी चीज है, जैसे कि हमने दो फायदे देखे, एक प्रीडेटर्स क्या काम करते हैं, सो एनर्जी को, यानी जो भी एनर्जी है, ऊर्जा है जो, उसको डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये उसका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन था दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, तो दूसरा ये फायदा है प्रीडेटर्स की वजह से। थर्ड जो इंपॉर्टेंस है प्रीडेशन का वो क्या है कि दे मेंटेन द डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज। किस तरह से अभी, तो जैसे कि आपको पता है प्रे स्पीसीज है उसकी अगर तादाद बढ़ गई तो उसके आपस में कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा होता है ना। तो कंपटीशन की वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रे स्पीसीज का नंबर बढ़ गया है तो उसके बीच में आपस में डिफरेंट सोर्सेस को लेके, स्पेशली फूड को लेके कंपटीशन होगा और एक दूसरे को मार डालेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये सारे डिफरेंट स्पीसीज है वो एक दूसरे को आपस में लड़ के मार डालेंगे। तो यानी पॉपुलेशन तो कम हो गई बट स्पीसीज डाइवर्सिटी भी साथ में कम हो जाएगी। बट अगर ये प्रीडेटर्स है मान लो वहां पे, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही कुछ नंबर है वो ओवर हो जाते हैं तो उसको शिकार करते हैं, तो ताकि नंबर से वो मेंटेन रहे, यानी अभी नंबर ही है वो इनफ है तो उसके बीच में रिसोर्सेस को लेके कभी लड़ाई ही नहीं होगी। तो यानी भले ही शिकारी है वो 2-3 इंडिविजुअल्स को खा जाए मार के, बट बाकी के तो जिंदा रहेंगे, यानी स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो तो वहां पे अच्छे से रहेगी। पर अगर मान लो ये शिकारी नहीं होते, यानी 2-3 के शिकार नहीं कर लेते इंडिविजुअल्स के, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही तादाद बढ़ जाएगी सब आपस में लड़ने लगेंगे और अल्टीमेटली ऑल विल डाई। तो ये इतने ज्यादा अमाउंट में स्पीसीज है वो एक दूसरे के साथ लड़के मर जाए, उससे बेटर है कि प्रीडेटर्स आके उनमें से कुछ को खा जाए ताकि नंबर से वो कंट्रोल में रहे और कोई लड़ाई है उनके बीच में रिसोर्सेज को लेके ना हो। तो ये
थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रीडेटर्स का कि वो क्या करते हैं, दे मेंटेन द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज। तो प्रे स्पीसीज के बीच में कंपटीशन है वो कम कर देते हैं और उसकी वजह से लड़ाई है यानी कंपटीशन है वो नहीं होता है। क्लियर? सो वी कैन से दिस काइंड ऑफ फंक्शंस दे प्ले, यानी प्रीडेटर से वो प्ले करते हैं ये रोल। ओके, तो नेक्स्ट उसका ही हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पाइसेस्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। तो अभी जो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है, पैसिफिक एरिया है सी का, वहां पे एक स्टारफिश पाइसेस्टर जो उसकी स्पीसीज है स्टारफिश की, वो वहां पे इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है, वो वहां पे अच्छे से प्रीडेशन करती है, वहां पे पाई जाती है। ठीक है, बट इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वेर रिमूव्ड फ्रॉम एन एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of the interspecific competition। तो जैसे इस प्रीडेटर को यानी स्टारफिश को उस एरिया से हटा दिया गया तो क्या हुआ, वहां पे आपस में इन्वर्टिब्रेट्स है वो एक दूसरे से, क्योंकि उनकी तादाद बढ़ गई, नंबर बढ़ गए, तो आपस में उतनी लड़ाई हुई, उतना कंपटीशन हुआ कि अल्टीमेटली डिफरेंट 10 टाइप्स ऑफ स्पीसीज है इन्वर्टिब्रेट की, वो एक्सटिंक्ट हो गई। ये आपकी टेक्स्ट बुक में 10 वर्ड दिया गया है। इन रियलिटी देयर वेर 15 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज जो कि कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ रिमूविंग द स्टारफिश विच वॉज द प्रीडेटर ओवर देयर, राइट। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्रीडेटर ना हो तो नंबर बढ़ने की वजह से प्रे स्पीसीज का वो आपस में इतना कॉम्पिटिशन करते हैं कि एक दूसरे को खत्म ही कर देंगे। तो इसीलिए प्रीडेशन है वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो जिसका ये एक एग्जाम्पल भी है स्टारफिश का, कहाँ पे, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, कि जैसे ही स्टारफिश को वहां पे पाइसेस्टर स्टारफिश थी उसको वहां से हटा दिया गया जो कि प्रीडेटर थी, जो कि वहां पे इन्वर्टिब्रेट्स को खाती थी। तो जैसे ही स्टारफिश को हटा दिया गया तो उस एरिया में क्या हुआ, इन्वर्टिब्रेट्स की तादाद वहां पे इतनी बढ़ गई और आपस में कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया कि उसमें से ऑलमोस्ट 10 डिफरेंट स्पीसीज, नॉट नंबर, 10 स्पीसीज है वो ही पूरी की पूरी एक्सटिंक्ट हो गई। Okay, next, if a predator is too efficient and overexploits its prey, then the prey might become extinct and following it, the predator will also become extinct for lack of food। कई बार क्या होता है, कोई कोई प्रीडेटर स्पीसीज ऐसी होती है कि जो कि अपने प्रे का ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं, यानी ओवर शिकार कर देते हैं, ज्यादा अमाउंट में शिकार कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि प्रे स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी, है ना, ज्यादा अमाउंट में उसको खा जाएंगे, तो जैसे ही उसकी तादाद बढ़ नहीं रही उतना वो खा जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्रे स्पीसीज है वो लुप्त हो जाएगी, वी कैन से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ओके, फिर क्या हो जाएगा, अभी ये प्रीडेटर जिसका फूड था वो प्रे स्पीसीज, अभी वो प्रे स्पीसीज तो कोई रही नहीं, तो इसका मतलब प्रीडेटर्स भी मर जाएंगे क्योंकि उनका जो खाना था, उनका जो फूड सोर्स था अब तो वो बचा नहीं, तो वो खाएंगे क्या, है ना। तो देन आफ्टर लेटर ऑन क्या हो जाएगा, प्रीडेटर स्पीसीज भी खत्म हो जाएगी। तो जब भी कोई प्रीडेटर है वो अपने प्रे का ओवर शिकार करते हैं, ज्यादा शिकार कर लेते हैं जरूरत से ज्यादा, तो प्रे स्पीसीज है वो पहले खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एंड देन आफ्टर प्रीडेटर्स विल ऑल्सो एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। बट दिस इज द रीजन वाई प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट, यानी वो इतने प्रीडेटर्स है वो स्मार्ट होते हैं, वो कभी भी अपने प्रे स्पीसीज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ज्यादा अमाउंट में शिकार करेंगे तो उनकी ही फूड के सोर्सेज से वो खत्म हो जाएंगे, तो खाएंगे क्या फिर। तो दे आर वेरी स्मार्ट, वो ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं ज्यादातर। ओके, प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रीडेशन। तो अभी ये प्रे स्पीसीज जो भी हैं उन्होंने भी बहुत तरीके हैं वो सीख लिए हैं प्रीडेटर से बचने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस सिस्टम है उन्होंने डेवलप कर ली है। जैसे कि अगर हम प्लांट की बात करें तो वो थ्रोन्स डेवलप करते हैं ताकि कोई उसे खा नहीं पाए, है ना। फिर डिफरेंट पॉइजनस केमिकल है वो जनरेट करते हैं ताकि कोई स्पीसीज उसको खा नहीं पाए। तो इस तरह से
ये जो प्लांट्स हैं उन्होंने भी डिफेंस सिस्टम अपनी डेवलप कर ली है। सेम वे दूसरे एनिमल्स है तो उसने भी डिफेंस सिस्टम है वो तैयार कर ली है, जैसे कि स्नेक है तो उसमें पॉइजन होता है, दूसरे कुछ स्पीसीज है तो भाग जाते हैं, तो यानी उनकी स्पीड होती है कि वहां से जैसे ही कोई शिकारी आएगा, प्रीडेटर आएगा, वहां से भाग सकते हैं। दूसरी चीज है उन्होंने लड़ना सीख लिया है। तीसरी चीज है कि वो अपने आप को उस तरह से किसी भी जगह में ढालने के लिए कलर चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि प्रे स्पीसीज ने डेवलप कर ली है प्रीडेटर से बचने के लिए। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला है सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रीडेटर्स। तो जैसे कि आपको पता है कुछ इंसेक्ट हैं वो जैसे कि ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो पेड़ पौधों में इस तरह से छुप जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि वो वहां पे बैठे हैं, है ना। तो इस तरह से फ्रॉग है, फिर कुछ उसके भी कलर्स इस तरह से होते हैं कि वो धूल मिट्टी में अच्छे से घुल जाते हैं। तो ये कुछ इंसेक्ट्स हैं, फ्रॉग्स हैं, उनमें इस तरह के ही कलर होते हैं, नेचुरली ही वो चेंज भी कर सकते हैं और नेचुरली भी उनकी स्किन ऐसी होती है कि वो अपने एनवायरमेंट में, आसपास के एरिया में वो अच्छे से घुल मिल जाए ताकि प्रीडेटर से वो उसे ढूंढ नहीं पाते हैं और उस तरह से वो बच जाते हैं। तो ये एक पहला डिफेंस सिस्टम है उनका बचने के लिए प्रीडेटर्स से। देन नेक्स्ट है सम आर पॉइजनियस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर्स। तो कुछ स्पीसीज है वो पॉइजनियस होती है तो इसीलिए भी प्रीडेटर्स उसको अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, तो ये आपको याद ही रखना है एमसीक्यू के लिए। द मोनार्क बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का उसकी स्पीसीज है मोनार्क बटरफ्लाई, इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर जो कि बर्ड है, बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। तो ये मोनार्क बटरफ्लाई है वो क्या है, उसका टेस्ट है वो बहुत ही गंदा होता है। तो यानी जैसे ही उसको कोई खाने के लिए आएगा, यानी जैसे ही थोड़ा सा चखेगा उसको बहुत ही गंदा टेस्ट आएगा और उसको वहीं पे छोड़ के चला जाएगा। कोई भी प्रीडेटर है, जैसे कि मोस्टली बटरफ्लाई के प्रीडेटर्स होते हैं बर्ड्स, राइट, तो उसको नहीं खाएंगे। अब ये केमिकल उसने प्रोड्यूस कहाँ से किया अपने बॉडी में। सो इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनियस वीड। तो जब ये कैटरपिलर होता है, यानी शुरू में आपको पता है, अगर आपने बटरफ्लाई की डेवलपिंग लाइफ साइकिल देखी हो तो शुरू में वो कैटरपिलर होते हैं, लार्वा होते हैं, फिर कैटरपिलर होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उन्होंने वीड खाया होता है, पॉइजनियस वीड, जो कि एक्स्ट्रा घास जो कि निकलता है बाहर जमीन पे। तो उस तरह से ऐसे कुछ पॉइजनियस वीड है वो खाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग देयर कैटरपिलर स्टेज उसके बॉडी में ही इस तरह का एक केमिकल है वो जनरेट होता है। और ये केमिकल है वो डिटेस्टफुल है, यानी स्वाद में बहुत ही खराब है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब भी कोई वो बड़ा हो या तो फिर कैटरपिलर स्टेज में इवन कोई बर्ड्स उसको खाने के लिए आएंगे तो उसको बहुत ही गंदा टेस्ट आएगा और वहां पे ही उसको छोड़ के चले जाएंगे, यानी उसको मारेंगे नहीं। तो ये भी एक तरह का डिफेंस सिस्टम ही है बटरफ्लाई का, कि अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये केमिकल है वो अपने बॉडी में जनरेट करना सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर प्लांट्स हर्बीवोरस आर द प्रीडेटर्स। सो एज आई टोल्ड यू इन फर्स्ट स्टेज ऑफ अवर लेक्चर कि प्लांट्स जो कि जिंदा ही है, लिविंग बींग है, बट वो स्टेडी है, वो मूव नहीं कर सकते हैं, राइट, वो स्टेबल होते हैं। सो प्लांट्स के लिए हर्बीवोरस है वो प्रीडेटर है ना, क्योंकि हर्बीवोरस है वो प्लांट को ही तो खाएंगे, प्लांट प्रोडक्ट को या तो पूरे प्लांट्स को। तो प्लांट के लिए हर्बीवोरस आर द प्रीडेटर्स। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस, यानी फीडिंग ऑन प्लांट सेप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ऑलमोस्ट वी कैन से 25% जितने इंसेक्ट हैं वो कोई ना कोई तरह से प्लांट को ही एज अ फूड यूज करते हैं, या तो प्लांट में से जो रस निकलता है वो लेते हैं, यानी फ्लावर वगैरह में से, या तो कोई ना कोई प्लांट की प्रोडक्ट, जैसे कि मान लो कोई लीफ खाते हैं, कोई फ्रूट्स खाते हैं, कोई फ्लावर्स को खाते हैं। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 25% जितने इंसेक्ट है वो दे आर ऑल प्लांट ईटर्स, वो प्लांट को ही एज ए फूड यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी इतने ज्यादा अमाउंट में प्रीडेटर्स है प्लांट्स के, क्योंकि उसको ये खा जाते हैं, क्योंकि उनका फूड ही प्लांट है, राइट। सो
द प्रॉब्लम इज particularly severe for plants because unlike animals they cannot run away from their predators. तो अभी प्लांट के केस में प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि दूसरे एनिमल्स हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे उसका प्रीडेटर आएगा उसको मारने के लिए, ठीक है, तो वो भाग सकते हैं, है ना, उसके पास एक ऑप्शन है कि वहां से भाग जाए. बट प्लांट के केस में क्या है, वो भाग नहीं सकते हैं दूसरे एनिमल्स की तरह, तो वो अपने आप को प्रीडेटर से कैसे बचाए. तो प्लांट के केस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वो वहां से मूव नहीं कर सकते. तो प्रीडेटर से बचे कैसे. तो जैसे कि आपको पता ही है बहुत सारे प्लांट्स ने भी डिफरेंट टेक्निक्स है वो डेवलप कर ली है ओवर द टाइम बचने के लिए प्रीडेटर से, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लांट्स देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड एन astonishing variety of morphological and chemical defenses against the herbivores. तो प्लांट्स ने भी अपने आप में दोनों तरह के चेंजेस किए हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी यानी अपीयरेंस में, आउटर अपीयरेंस में भी चेंजेस किए हैं, जैसे कि थ्रॉन्स का डेवलप करना, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको कोई भी खाएगा नहीं. दूसरा है केमिकल चेंजेस, यानी अपने बॉडी के अंदर उस तरह से पॉइजन है वो क्रिएट करते हैं, फिर गंदे केमिकल्स क्रिएट करते हैं ताकि दूसरे एनिमल्स को या तो वो डिटेस्टफुल लगे यानी गंदा स्वाद आए, या तो फिर वो खाते ही जो उनके प्रीडेटर्स है वो मर जाएंगे, तो हार्मफुल पॉइजनस केमिकल जनरेट करते हैं. तो ये सारी डिफेंस मैकेनिज्म है वो प्लांट ने भी अपने आप को बचाने के लिए डेवलप कर ली है. जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं. सो थ्रॉन्स जैसे कि होता है अकेशिया एंड कैक्टस में आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस. मोस्ट कॉमन डिफेंस सिस्टम क्या है प्लांट की, थ्रॉन्स का डेवलप करना ताकि कोई उसको आके छुए ही नहीं, कोई उसको मारे ही नहीं, खाए भी नहीं, राइट. मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक द हर्बीवोर सिक व्हेन दे आर ईटन. तो दूसरी चीज है थ्रॉन्स तो डेवलप करते हैं मॉर्फोलॉजिकली, बट अपने बॉडी के अंदर वो केमिकल ऐसा जनरेट करते हैं जिसकी वजह से उस प्लांट को खाने वाला हर्बीवोरस जो है वो सिक हो जाता है यानी बीमार पड़ जाता है. और क्या क्या चेंजेस आते हैं प्रीडेटर के बॉडी में, इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन. और ये केमिकल क्या करता है, उस प्रीडेटर की डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब कर देता है यानी डाइजेशन नहीं हो पाता है, एंड डिस्टर्ब इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट. रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी पूरी यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो भी पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं प्रीडेटर्स के, और इवन किल इट. और समटाइम्स इतने पॉइजनस केमिकल होते हैं कि प्रीडेटर है वो खा के सीधा मर ही जाएंगे. सो दिस काइंड ऑफ केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, जिसकी वजह से वो अपने प्रीडेटर्स से बच जाते हैं यानी उसका शिकार है वो नहीं हो पाता है. जिसका हम एक एग्जांपल देखते हैं. अ वीड कॉल्ड केलोट्रोफिस, यानी ये केलोट्रोफिस मीन्स अगर आपने गुजराती में सुना है तो आंकड़ो, राइट. सो जो भी व्हाइट कलर के फ्लावर्स छोटे छोटे होते हैं जो कि लैंड पे कहीं भी निकल जाते हैं, वो कहीं भी ग्रो हो जाते हैं आसानी से, तो आपने देखे होंगे इसको केलोट्रोपिस को, जिसकी माला भी बना के गॉड वी कैन से गॉड हनुमान को भी चढ़ाई जाती है, राइट. तो ये है केलोट्रोपिस, अ वीड जो कि वन काइंड ऑफ वीड है, ग्रोइंग इन अ एबंडेंट फील्ड्स, यानी जो खाली जगह पड़ी रहती है वहां पे ये ग्रो हो जाते हैं. The plant produces highly poisonous cardiac glycosides, and that is why you never see any cattle or goats browsing on this plant. तो आपने अगर ये केलोट्रोपिस को देखा हो तो उसमें से ये व्हाइट कलर का एक थोड़ा सा केमिकल निकल, जैसे आप उसको कट करोगे ना व्हाइट कलर का लिक्विड है वो बाहर आएगा उस कट में से. जैसे कि हमारे अगर बॉडी पे कट लगता है तो कैसे ब्लड बाहर आता है, सेम वे उसमें आप कहीं भी कट लगाओगे तो व्हाइट कलर का केमिकल है वो बाहर आएगा. दैट केमिकल इज पॉइजनियस. तो ये केलोट्रोपिस ने अपने आप में ये सिस्टम डेवलप की है ऐसे पॉइजनियस केमिकल को डेवलप करके कि जैसे ही उसको कोई खाएगा तो ये केमिकल है वो इतना पॉइजनियस होता है कि जो कैटल वगैरह हैं वो अल्टीमेटली उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड दे विल डाई. वो कुछ और खा नहीं पाएंगे और अल्टीमेटली कुछ दिनों में वो मर जाएंगे. तो इसीलिए आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि इस केलोट्रोपिस को कोई वहां पे कैटल है या तो गोट है वो कोई आके उसको खा रहे यानी ब्राउजिंग कर रहे हैं वहां पे, ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, है ना. ये बिकॉज ऑफ दैट केमिकल जो कि पॉइजनस है, इसलिए उसको वहां पे कोई खाता नहीं है, उसको कोई यूज नहीं करता है. क्लियर. अ
wide variety of chemical substances that we extract from plants on a commercial scale. तो कुछ ये केमिकल्स जो कि प्लांट डेवलप करते हैं वो डेवलप करते हैं अपने डिफेंस सिस्टम के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, बट कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि हमें कमर्शियल लेवल पे बहुत फायदा कराते हैं, यानी हम उसका यूज है वो इंडस्ट्री वगैरह में अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। जबकि प्लांट ने तो क्यों डेवलप किए थे? अपने आप को बचाने के लिए, अपने डिफेंस सिस्टम के लिए, ठीक है। पर वो केमिकल हमारे लिए बहुत काम के, जैसे कि उन केमिकल्स में से हम लोग बनाते हैं डाइस बनाते हैं, फिर एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, फिर कुछ केमिकल्स में से हम डिफरेंट तरह के केमिकल्स बनाते हैं इंडस्ट्री में जो कि यूज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन सारे केमिकल्स जो कि प्लांट्स अपनी डिफेंस सिस्टम के लिए बना रहे हैं उनका यूज हम करते हैं कमर्शियल लेवल्स पे, जिसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। निकोटीन एंड कैफीन, जो कि आपको पता है कि वो ये सारे नशाकारक द्रव्य हैं, नशा होता है जिससे कैफीन वगैरह है, निकोटीन है, राइट, जो कि तंबाकू में होता है। तो ये सारे प्लांट बनाते हैं अपने डिफेंस सिस्टम के लिए, पर हम उसको किससे यूज कर रहे हैं? अपने कमर्शियल यूज के लिए, ठीक है। फिर क्विनाइन है, स्ट्रिप्टोनाइन है, ओपियम है, एक्सेट्रा, ये सारे जो भी केमिकल्स हैं वो सारे प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं अपनी डिफेंस सिस्टम के लिए, बट वी आर यूजिंग दिस ऑल काइंड ऑफ केमिकल्स फॉर अ कमर्शियल पर्पस। सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय देम, यानी प्लांट्स, एक्चुअली एज डिफेंस अगेंस्ट ग्रासेस एंड ब्राउजर्स। तो ये जो चरते हैं उसको, जिसको हम ग्रासिंग बोलते हैं, एनिमल्स, उससे बचने के लिए ये सारे केमिकल्स डेवलप करते हैं प्लांट्स, ओके। बट हमारे लिए वो फायदा कराते हैं, हम कमर्शियल लेवल पे उसको यूज करते हैं, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रीडेशन। सो इन नेक्स्ट लेक्चर we will cover the another subtopic of the population interaction, but for the today this is all about the today's lecture and the predation, okay. Thank you.